देखो लास्ट क्लास में हमने प्रकाश प्रकीर्णित जो विद्युत चुंबकीय तरंगे या प्रकाश की किरणें होती है उनका ध्रुवण किस प्रकार से होगा और किसके ऊपर डिपेंड होता है इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम उसी के अंदर आगे बढ़ते हुए दो चीजें हैं जैसे कि प्रकीर्णित तरंगे जो होती है उनके ऊपर डिपेंडेंट, एक है आपके कोहेरेंस और एक है आपके इन कोहेरेंस फेज, मतलब कला समृद्धता और कला और समृद्धता दोनों में कुछ भी नहीं है दोनों में कुछ भी नहीं है। इतना सा ध्यान रखना है कि जैसे आपने विद्युत चुंबकीय तरंग है उसको किसी माध्यम के अणु के ऊपर इंसिडेंट किया तो उस कंडीशन में उस माध्यम के अणु क्या करेंगे, उस विद्युत चुंबकीय तरंग से ऊर्जा को अवशोषित करके क्या कर लेंगे, दोलन गति या कंपनित्र गति स्टार्ट कंपन करना स्टार्ट करेंगे। तो उस कंडीशन में कंपन या दोलन गति करते हुए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये दोलित्र के रूप में या कंपनित्र के रूप में क्या करते हैं, अपने में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो जब ये कंपनित्र इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या करता है, इमिशन करता है। ठीक है, अब देखो उसमें कोहेरेंस फेज और इनकोहेरेंस फेज कौन सी होगी उसके बारे में देखो। तो जैसे ही इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया तो ये कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, प्रकीर्णित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, इन प्रकीर्णित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर अगर समय के साथ उत्सर्जित तरंगों में अगर क्या हो आपका फेज डिफरेंस, समय के साथ में उत्सर्जित होने वाली तरंगों का अगर फेज डिफरेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो इन तरंगों को कैसी तरंगे बोलते हैं, तो इन तरंगों को कला समृद्ध तरंगे कहते हैं। ठीक है, कला समृद्ध तरंगों के अंदर फेज डिफरेंस जो होता है उत्सर्जित होने वाली प्रकीर्णित तरंगों का वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब मान लो कि जो तरंगे उत्सर्जित हुई उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है, पाई का है या 2 पाई का है या 0 का है या पाई/2 का है, कुछ भी है। एंड तक जब तक ये तरंगे उत्सर्जित होगी भले इनका उत्सर्जन बढ़े या घटे कुछ भी हो इनके अंदर ये फेज डिफरेंस हमेशा कायम रहना चाहिए, ये बदलना नहीं चाहिए समय के साथ में। अगर ये नहीं बदलेगा तो ऐसी तरंगों को हम कला समृद्ध तरंगे कहेंगे। अदरवाइज तरंगे कैसी तरंगे कहलाएगी, तरंगे कला असमृद्ध तरंगे कहलाती है। यही इन दोनों में मेन डिफरेंस है, इतना ही आपको याद रखना है। नॉर्मली एक नंबर की डेफिनेशन के एक नंबर की डेफिनेशन में इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, कला समृद्ध और कला असमृद्ध तरंगे किसे कहते हैं। तो इतना सा ही ध्यान रखना कि दोनों में कोहेरेंस और इनकोहेरेंस फेज के अंदर डिफरेंस इतना सा ही है कि एक के अंदर तो प्रकीर्णित तरंगों की कलांतर या फेज डिफरेंस समय के साथ में या टाइम के साथ में कांस्टेंट रहता है, और दूसरे में अगर वहीं पर उत्सर्जित होने वाली तरंगों का फेज डिफरेंस समय के साथ चेंज हो जाए तो ऐसी तरंगों को इनकोहेरेंस फेज वेव्स कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो अब आता है आपकी इस यूनिट का दूसरी चीज ये, तो अब इसके आगे आगे अब जो टॉपिक बचा है वो आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। जहां तक लगता है कि कल तक ये यूनिट कंप्लीट हो जानी चाहिए, नहीं तो परसों तक तो हो ही जाएगी। उसके बाद हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज
कि आप तीन प्रकार के पार्टिकल, तीन प्रकार के आप पदार्थ, या फिर आप कह सकते हो कि आप स्टेट पढ़ते हो, एक सॉलिड स्टेट पढ़ते हो, लिक्विड स्टेट पढ़ते हो, गैसीय स्टेट पढ़ते हो। तो आपके पास में टोटली क्या है, तीन प्रकार के पदार्थ है, ठीक है। इन तीन प्रकार के पदार्थों में आपके पास में क्या है, दो अलग अलग टाइप में अगर इनको डिवाइड करो तो थोड़ी बहुत मिलती जुलती प्रॉपर्टी जो होती है वो किसकी होती है, सॉलिड और लिक्विड। मतलब प्रॉपर्टी पूरी इक्वल नहीं होती है, मतलब कुछ एक आध कंडीशन ऐसी जो होती है थोड़ी सी उनकी मिलाप होता है। जैसे कि आप देखो आकृति जो है वो फिक्स है, पर अब इनमें अणुओं के अंदर बीच की दूरी देखोगे तो द्रव और ठोस के अंदर डिफरेंस तो थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा अलग है, पर आप देखोगे गैसों की तुलना में इनके अंदर जो दो कणों के बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। मतलब इस कंडीशन में आप इनके अंदर इक्वलिटी देख सकते हो। तो आप ये ध्यान रखना कि जो कोई भी पदार्थ है, कोई भी मीडियम है, वो कैसे अगर ठोस या द्रव के रूप में, तो इसमें क्या है, अणुओं के बीच की अंतराण्विक दूरी क्या होती है, कम होती है। और दूसरा वहीं पे अगर आप पदार्थ के रूप में क्या देखते हो, गैस, तो अंतराण्विक दूरी क्या होती है, दूरी अधिक होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जब एक के अंदर अंतराण्विक दूरी अधिक है, एक में अंतराण्विक दूरी कम है, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना कि जो क्रिस्टल होता है या फिर कोई भी पदार्थ जिसे ठोस या द्रव के रूप में हो या फिर वो गैस के रूप में हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ठोस या द्रव के रूप में कोई भी क्रिस्टल जो होता है उसमें प्रकीर्णित तरंगों का कालांतर जो होता है वो क्या रहता है, नियत रहता है समय के साथ, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा। दूसरी कंडीशन गैस वाली, तो ये जो होती है ये कैसी कला, तो ये वाला कौन सा कंडीशन है, ये कंडीशन कौन सी हुई, कला समृद्धता की कंडीशन हो गई। और यहीं पे गैसों में देखोगे तो कलांतर जो होता है वो क्या होता है, समय के साथ में क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसके अंदर से दूसरे भी होने वाली तरंग होगी वो कैसी तरंग होगी, कला असमृद्ध तरंग। ठीक है, अब आती है कंडीशन आप, और यहां से अगर आप टोटल इन कला समृद्ध और कला असमृद्ध तरंगों की अगर तीव्रता निकालना चाहोगे तो वो तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, ए स्क्वायर की प्रोपोर्शनल हो रही है। मतलब जो भी तरंग अवशोषित हो रही है उन सभी तरंगों के आयाम का योग या फिर आयाम के स्क्वायर का योग जो होता है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, करता है उन तरंगों की इंटेंसिटी को प्रदर्शित करेगा। मतलब इंटेंसिटी ज्ञात करना है तो उन सबके आयाम के स्क्वायर को जोड़ो, तो वो इंटेंसिटी, वो जो योग जो होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, इंटेंसिटी को। मतलब आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें तो आपके पढ़ी भी होगी, बस ये चीज नहीं बताती कि किसके अंदर कला समृद्ध होगी किसके अंदर कला असमृद्ध होगी। ये तो इंटेंसिटी तो आपने बीएससी सेकेंड ईयर में भी क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ी होगी सेकेंड यूनिट के अंदर, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं। अब आती है आप लोगों के लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, वो है द्रव तथा ठोसों में विक्षेपण। अब देखो कुछ भी नहीं है, जैसे कि आप देखोगे द्रव तथा ठोसों में विक्षेपण। अब देखो इसमें स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताऊंगा, जैसे कि हमने गैसीय मीडियम देखा था, तो गैसीय मीडियम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज जो करते थे ओनली फॉर ओनली आपतित होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते थे। इसका कारण ये था कि जो गैसीय मीडियम रहता है उसमें अणु या परमाणुओं के मध्य की डिस्टेंस क्या होती है, काफी अधिक होती है।
ठीक है। जब ये डिस्टेंस काफी अधिक होती है तो उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो अन्योन्य क्रिया होती है उसका मान क्या होता है, काफी कम होता है। इस वजह से आप ओनली फॉर ओनली कैसी तरंग का यूज करते हो, इंसिडेंट होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हो। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपके जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या प्रकीर्णन के कारण किसी एक डायरेक्शन के अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई भी तरंग अगर प्रकीर्णित होती है या फिर पोलराइज हो जाती है तो उस पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या नहीं करते थे, उसमें यूज नहीं करते थे, क्योंकि वहां पे अन्योन्य क्रिया जो होती है वो कैसी होती है, उपेक्षणीय होती है। आप ये कह सकते हो वो इतनी प्रबल अन्योन्य क्रिया नहीं होती, उस वजह से उस अन्योन्य क्रिया का यूज नहीं करते। इसमें गैसों में। पर ठोस या द्रवों में जो होता है, अणुओं में दूरी क्या होती है, कम। ये दूरी कम होने के कारण यहाँ पे अन्योन्य क्रिया होती है। वो अन्योन्य क्रिया क्या नहीं की जाती, नगण्य नहीं होती। जब अन्योन्य क्रिया नगण्य नहीं होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम क्या नहीं कर सकते, वो भी नगण्य नहीं कर सकते। कैसी तरंगों के लिए पास में लिख देना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, प्रकीर्णित तरंगों का है। ठीक है। अब जब उपेक्षणीय नहीं कर सकते या नगण्य नहीं कर सकते पोलराइज या फिर प्रकीर्णित तरंगों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उस कंडीशन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी ठोस या द्रवों के मीडियम को लेते हो और उसको उस मीडियम के अंदर किसी एक बिंदु के ऊपर आपको क्या करना है, किसी एक बिंदु के ऊपर अगर आपको प्रकीर्णन की घटना को देखना है तो उस कंडीशन के अंदर वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किसके किसके बराबर होगा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो ये इस मीडियम के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है का प्रभावी मान क्या होगा, आपके इंसिडेंट होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड तथा साथ ही साथ में पोलराइज होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के योग के बराबर होता है। ये इसमें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंसिडेंट होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो तो फिक्स है, पर पोलराइज होने वाली जो तरंग है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ोगे तभी आपको ठोस और द्रव्यों में विक्षेपण को आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो या प्रदर्शित कर सकते हो। सॉरी। अब देखिए, अब ठोस और द्रव में हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम ठोस और द्रव में प्रकीर्णन को देखना हो या विक्षेपण को देखना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक क्या ऐसी संरचना माननी पड़ेगी या एक ऐसी संरचना का निर्धारण करना पड़ेगा जिसमें मान लो कि कोई भी एक आपने एक कोई बिंदु ले लिया जिसके ऊपर Q आवेश है, उसके चारों ओर एक गोले की संरचना लेनी पड़ी। गोलाकार संरचना के अंदर हमें एक वलय का कंपेयर करके या इमेजिनेशन करके हमें क्या करना पड़ेगा, उस वलय के ऊपर प्रेरित इलेक्ट्रिक फील्ड तथा आपतित होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करना पड़ेगा, हमें संयोज करके इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद में आगे की तरफ हम बढ़ते हुए उसके इन इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इस इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड की आवर्ती या फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से जो इक्वेशंस मिलेगी उन इक्वेशन की सहायता से हम प्रकीर्णन या फिर इसमें एनर्जी जो होगी उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। तो देखो, हम इमेजिनेशन के अंदर क्या करते हैं, कोई भी एक बिंदु O है या फिर उस बिंदु O के सापेक्ष के ऊपर आवेश जो Q है उससे या फिर इससे गोले के ऊपर जो आवेश है उस आवेश के कारण जो भी आप, क्योंकि आपको मालूम है विद्युत चुंबकीय तरंग इंसिडेंट हुई है तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश अलग अलग हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में मान लिया कि कोई भी बिंदु O है उसके सापेक्ष हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें मान ज्ञात करना है। तो किसी गोले के ऊपर तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक 8 जगह गोले की कंपेरिजन क्या करना पड़ेगा, इमेजिनेशन करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि ये गोला है,
यहाँ से यहाँ तक का एंगल और यहाँ से यहाँ तक का एंगल, और ये यहाँ पर इसकी क्या आ जाएगी, ये रेडियस आ जाएगी। मान लो ये बिंदु O है, ये बिंदु N, ये बिंदु M, ठीक है। ये N, ये M, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक M N या N M की जो मान होगी, मान लो इसकी रेडियस जो आपने लिखी है वो रेडियस यहाँ इसकी है, वो क्या है, R रेडियस है, ठीक है। तो ये वाली रेडियस, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R d थीटा के रूप में लिखा जाएगा। ये एंगल अगर इतना है, आप बड़ा बना लेते हैं, छोटा और बड़ा बनाते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है। थीटा, ये थीटा प्लस डी थीटा, ये रेडियस आर, तो ये वाला मान जो होगा वो क्या होगा, ये आर डी थीटा के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो पोलराइजेशन की डायरेक्शन पी वेक्टर, ई पी वेक्टर पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, तो इससे क्या हो रहा है, इसके अंदर जो आवेश है उनको धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के अंदर को क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये आपका एम और ये एन पॉइंट है, इसकी रेडियस क्या होगी, एम एन बराबर आपको क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा, लंबवत घटक आएगा इसका, ठीक है। तो ये वलय जो है, इसी वलय के ऊपर, इसी वलय की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात कर सकते हैं, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड का इस गोले के ऊपर क्या मान है वो हम ज्ञात कर सकते हैं, आर रेडियस वाले का, ठीक है। तो अब देखो इस वलय को अगर हम खोल के और एक सीधी प्लेट के रूप में लिख दे, या फिर एक हम ये कह सकते हो आप प्लेट के रूप में लिखो या परत के रूप में लिख लोगे, तो उस कंडीशन में ये किस तरीके से आ जाएगी, इसको खोलोगे तो ये इस तरीके से इतनी लंबी हो जाएगी, और इसकी रेडियस अभी भी, इसका रेडियस क्या होगी, आर साइन थीटा, अगर इसको घुमाओगे तो ये आर साइन थीटा की बनाएगी। तो इस वलय का क्षेत्रफल का परिमाप या परिधि आप क्या ले सकते हो, आप या परिधि का मान आप क्या ले सकते हो, 2 पाई आर साइन थीटा, क्योंकि ये कैसी आकृति बनाएगी, वर्ताकार आकृति बनाएगी, ठीक है, 2 पाई आर साइन थीटा। अब इस वलय का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर साइन थीटा, क्योंकि ये डेंस जो है ये क्या है, आर डी थीटा के बराबर है, डॉट आर डी थीटा, तो ये मान क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा इंटू डी थीटा के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इसी वलय की सहायता से हमें क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या हो रहा है, इस अकेली वलय से, इस सिंपल से, इस अल्पांश टुकड़े से जो प्रकीर्णित हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरे के ऊपर इंसिडेंट होगी तो ऐसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, यहाँ से इस गोले के ऊपर जो आवेश है उस आवेश के कारण क्या होंगे, प्रकीर्णित होंगे सारे के सारे, अवशोषण के पश्चात वापिस दोलन के कारण, इलेक्ट्रॉन तथा धनात्मक आवेश के कारण, ठीक है। तो उस कंडीशन देखो इसके पास कितने होंगे, दो घटक, एक तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा और एक इसके लंबवत, तो लंबवत वाला तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ओनली फॉर ओनली पैरेलल वाला ही इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, जिसके अवशोषण के कारण प्रकीर्णित विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्सर्जित होगी। तो आप देखो दो घटक होंगे, दोनों में से एक घटक का यूज करके हम क्या करेंगे, जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मान भी, या फिर प्रकीर्णित इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मान भी ज्ञात कर लेंगे, और उसके बाद में हम उसको आपतित करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पता चल जाएगा। अब देखो वलय का परिमाप पता चल गया, वलय की क्षेत्रफल भी पता चल गया हमें, तो अब हम इस वलय के एकांक आयतन या फिर एकांक जो क्षेत्रफल है
उसके अंदर अगर हम क्या करना चाहे, आवेश का मान ज्ञात करना चाहिए, तो वो इसके अंदर किसको प्रदर्शित करेगा, आवेश घनत्व को। क्योंकि आवेश घनत्व जो होता है वो क्या होता है, आवेश घनत्व एकांक क्षेत्रफल के अंदर उपस्थित आवेश को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर डायग्राम को मिटा रहा हूँ, अब डायग्राम का कोई यूज नहीं है, क्योंकि जो चीज थी मैंने वो यहीं पे बता दी है, नहीं तो फिर हम कल की क्लास में और भी वापस बना देंगे। ठीक है, अब देखो कल भी अगर जरूरत पड़ी तो वापस साइड में बना लेंगे। देखो, तो अगर यदि वलय का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, घनत्व सिग्मा हो तो वलय पर आवेश का मान क्या हो जाएगा, dq अपॉन dA इंटू क्या होगा, सिग्मा। तो dq बराबर क्या है, सिग्मा dA। तो dq का मान किसके बराबर आ जाएगा आपके, dq बराबर 2 पाई r स्क्वायर सिग्मा साइन थीटा डी थीटा के बराबर आ जाएगा। ये तो वो जो स्मॉल वलय का टुकड़ा आपने अल्फांश टुकड़ा लिया है उसके ऊपर आवेश का मान है। अब देखो, dq आवेश के कारण आपके पास में इस थीटा एंगल के ऊपर क्या हो रहा है, एक पोलराइजेशन या द्विध्रुव मोमेंटम भी प्रोड्यूस हो रहा है, ध्रुवता भी प्रोड्यूस हो रही है, पोलराइजेशन भी हो रहा है उसका। अगर ये पोलराइजेशन पी वेक्टर है तो आपने 12th में एक रिलेशन पढ़ा होगा, ध्रुवता प्रेरित जो ध्रुवता होती है उसके बीच में, और साथ ही साथ में पृष्ठ आवेश घनत्व के बीच में आपने क्या पढ़ा होगा, एक रिलेशन देखा होगा। वो रिलेशन क्या होता है, डीक्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण थीटा कोण पर प्रेरित ध्रुवणता P के कारण पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, ये सिग्मा बराबर P वेक्टर डॉट एन के बराबर होता है। ठीक है, एंगल कितना है, थीटा। तो यहां से इसको डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो P रिजल्टेंट के रूप में लिखेंगे, तो ये P बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी सिग्मा बराबर P कोस थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब ये सिग्मा का जो मान है उसको किस समीकरण में रखेंगे, इस आवेश वाले जो आपके पास अल्पांश आवेश है, मतलब वलय का जो छोटा सा टुकड़ा आपने लिया अल्पांश के रूप में, उसके ऊपर जो आवेश है उसका मान निकालना है। तो dq बराबर क्या आ जाएगा, आवेश वलय पर dq बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर p cos थीटा sin थीटा। ये आ गया। अब देखो, इसके अंदर आवेश जो ये आपने एक छोटा सा उसके अंदर टुकड़ा लिया था, उसके एकांक क्षेत्रफल के अंदर जो आवेश dq है उसका मान क्या आ गया, ये प्राप्त हो गया। अब इस अल्पांश आवेश का ये मान है, तो इस अल्पांश आवेश से या फिर इस अल्प वलय या जो ये वलय का की आकृति के रूप में आपके पास में एक वलय है, इसके ऊपर जो आवेश उपस्थित होगा ये अल्प आवेश, इस अल्प आवेश के कारण इस वलय के ऊपर आपतित होने वाले विद्युत क्षेत्र के कारण जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मान अगर हम लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। क्योंकि आवेश का मान dq है तो इसमें आवेश जो इस आवेश dq के कारण इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्रेरित पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका मान अगर हम लिखना चाहे या प्रेरित इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लिखना चाहे तो वो क्या होगा, वो देखिए। क्योंकि गोलीय आकृति है तो गोलीय आकृति के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर के बराबर होता है। तो अतः dq आवेश के कारण गोलीय परमाणु या अणु के पृष्ठ पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बी ऑफ ई इक्वल टू क्या होगा आपके डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, डीईपी बराबर डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये मान इसके अंदर रखना है, तो ये डीईपी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके 2 पाई आर स्क्वायर टी cos थीटा sin थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई गया, 2 से ये 2 टाइम्स गया। ठीक है, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर गया, तो डी ऑफ ईपी किसके बराबर आ जाएगा, मतलब जो इस वलय के ऊपर आवेश उपस्थित है उस आवेश के कारण जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है या फिर उत्पन्न होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मान क्या हो जाएगा, डीईपी बराबर पी कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब देखो, अगर आप डायग्राम में देखोगे तो इस गोली आकृति में आप देखोगे तो इस तरीके से डीईपी था, मतलब आवेशों के कारण प्लस और माइनस के आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो रहा था वो ये था, और इसमें ये पोलराइजेशन जो कि युग्मन के कारण उत्पन्न होगा द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो और यहाँ पे इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इंसिडेंट हो रहा है उसमें और इसमें क्या रिलेशन है, आप देखोगे तो इस स्मॉल आकृति के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पास में कितने होंगे, 2 घटक होंगे, एक तो लंबवत घटक और एक क्या होगा, पैरेलल घटक। तो देखो लंबवत घटक और पैरेलल घटक में देखोगे तो इस लंबवत घटक का इस गोलीय आकृति के जो आवेश है उसके ऊपर किसी प्रकार कोई इफेक्ट नहीं होता है। इफेक्ट जो होगा ओनली फॉर ओनली इस कौन से वाले पैरेलल घटक का होगा। इस वजह से लंबवत घटक को नगण्य करके ओनली फॉर कौन से घटक को लिया जाता है, पैरेलल घटक को लिया जाता है। और ये जो वैल्यू होती है इससे वैल्यू के साथ इस जो ये पैरेलल घटक है उसकी सहायता से हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रेरित विद्युत क्षेत्र का मान गोले के ऊपर जो वलय के अंदर उपस्थित आवेश है उसके कारण प्रेरित विद्युत क्षेत्र का मान भी हम लिख सकते हैं। तो देखो जो ई वेक्टर डी ईपी वेक्टर है उसके पास में क्या है, लंबवत और दूसरा कौन सा है, समांतर, दोनों टाइप के घटक है। ठीक है, अब ये समांतर घटक होता है इसका आवेश वितरण पर कोई प्रभाव नहीं है। जब आवेश वितरण के ऊपर इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है तो इसका मतलब इसका मान हम क्या कर लेंगे, नगण्य बोल सकते हो या जीरो ले सकते हैं। तो बच्चा कौन से सिर्फ इफेक्ट डालने वाला, और ये जो है वो किसके रूप में लिखा जाएगा, डीईपी पैरेलल के रूप में लिखा जाएगा। और अगर मान लो कि ये इसके साथ में एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, तो ये अगर एंगल थीटा बना रहा है तो उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर समांतर घटक कौन सा आ जाएगा, पैरेलल डीईपी पैरेलल का मान डी ऑफ ईपी कॉस थीटा के रूप में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ डीईपी की वैल्यू है, न कि इसके समांतर और लंबवत घटक की। लंबवत घटक लगोगे तो साइन थीटा वाला घटक आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और अगर पैरेलल घटक लिखोगे तो कौन सा घटक आ जाएगा, कॉस वाला। अतः डीईपी ये समांतर घटक का मान क्या होगा, का मान डी ऑफ ईपी पैरेलल डी ऑफ ईपी cos थीटा मान रखो 1 से, तो डी ऑफ ईपी पैरेलल इज टू आपके क्या आ जाएगा, पी साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 एप्सिलॉन डी थीटा। अब ये तो एक स्मॉल वलय का टुकड़ा लिया था, उसके ऊपर से उसके अंदर जो आवेश है उसके सिरों के ऊपर जो आवेश है या फिर उसके पास में जो आवेश है उसके कारण पोलराइज या फिर प्रेरित विद्युत क्षेत्र का मान है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, पूरे के पूरे गोलीय आकृति के ऊपर अगर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर प्रेरित विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो, या फिर आप ये कह सकते हो ध्रुवण के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है इन आवेशों के जो गोले के ऊपर आवेश उपस्थित है उसके कारण जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा,
समाकलित करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे अवकलन जो की लिमिट जो लगेगी वो कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 से पाई के लिए ही लगेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाओगे तो उस कंडीशन में ये कहाँ से कहाँ तक कितने से कितना घूमेगा, 0 से पाई एंगल तक घूमेगा। ठीक है, अब देखो अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर घटक का कुल मान क्या हो जाएगा, का कुल मान डी ईपी इक्वल क्या हो जाएगा आपकी, डी ऑफ ईपी एम, मतलब 0 to पाई पी साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी थीटा। अब देखो यहाँ से आप फॉर्मूला ले लो, ईपी बराबर क्या आ जाएगा आपके, पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट 0 to पाई साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डी थीटा। लेट अगर आप कॉस थीटा को क्या मान लो पी, तो माइनस के साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी। और लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ पे लिमिट टी बराबर 0 के ऊपर, या फिर आप ये कह सकते हो थीटा बराबर 0 के ऊपर, थीटा बराबर अगर 0 है तो टी का मान क्या होगा, -1, और अगर थीटा बराबर क्या पाई है तो उस कंडीशन टी बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये मान इसमें पुट करेंगे तो ये ईटी बराबर आपकी क्या आ जाएगा, पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट 1 से -1 पी स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है ईपी बराबर क्या आएगी आपकी, पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया आपकी समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3 हो गया। सॉरी, आप इसको 2 लगा दो, क्योंकि उस मान को डी ईपी वाले को अगर इक्वेशन नहीं लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको करना क्या है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना और कुछ भी नहीं करना है उसका। अब देखो, अब आप देखोगे अगर आपको ठोस या द्रवों में, अब आपको क्या करना है, विक्षेपण का मान ज्ञात करना है। तो विक्षेपण का मान ज्ञात करने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुल मान जो होगा वो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इंसिडेंट होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, अतः अब हम क्या कर सकते हैं, अतः द्रव व ठोसों में परमाणु पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता क्या होगी, ये ई वेक्टर बराबर, अब ई वेक्टर प्लस ई ऑफ पी। ये ई वेक्टर इफेक्टिव इक्वल जो आएगा वो क्या आएगा, ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसको नंबर लगा लेंगे। अब इसके आगे का जो है, जो भी प्रोसेस है आपके इसको पोलराइजेशन निकालना, काई का मान निकालना, ये सब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।